आइए सीधे इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम भारतीय कृषि के पूरे ताने बाने को डिकोड करने वाले हैं। मिट्टी में बीज बोने से लेकर हमारी थाली तक पहुंचने वाले खाने का सफर आखिर कैसा होता है। इस एक्सप्लेनर में हम देश की अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स से लेकर अलग अलग राज्यों में उगाई जाने वाली खास फसलों तक हर एक चीज को आपस में जोड़कर देखेंगे। हमारा ये सफ़र बड़े नेशनल लेवल से शुरू होकर ज़मीनी स्तर तक जाएगा। सबसे पहले हम भारत की कृषि रीढ़ को समझेंगे, फिर ज़मीन के इस्तेमाल और फसल सघनता पर बात करेंगे। इसके बाद खेती के 3 प्रकार, फसलों के मौसम और आखिर में प्रमुख फसलों और उनके सबसे बड़े उत्पादकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भारत की कृषि रीढ़। देश की अर्थव्यवस्था और इसे चलाने वाले विशाल वर्कफोर्स को जरा एक बड़े नजरिए से देखते हैं। 67%। जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हमारे देश की लगभग 2/3 आबादी आज भी सीधे तौर पर खेतीबाड़ी से जुड़ी है। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये साबित करने के लिए काफी है कि कृषि ही इस देश की निर्विवाद नींव है। और ये नींव सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती, ये उद्योगों को भी जिंदा रखती है। जरा सोचिए, हमारे कपड़ों का सूत या चाय की चीनी कहाँ से आती है? गन्ना और कपास जैसी फसलें ही तो फैक्ट्रियों में जाकर कमर्शियल प्रोडक्ट बनती है। और जाहिर है, देश की जीडीपी में इस पूरे तंत्र का बहुत बड़ा और अहम योगदान है। अब गहराई में चलते हैं और बात करते हैं भूमि उपयोग और फसल सघनता की। आखिर जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे होता है और पैदावार को कई गुना बढ़ाने का गणित क्या है? सस्य गहनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी सुनने में थोड़ा तकनीकी शब्द लगता है ना, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है। अगर वो साल में सिर्फ एक बार फसल उगाता है तो उसे मान लीजिए 2 क्विंटल अनाज मिलता है। लेकिन अगर वो उसी जमीन पर साल भर में 3 अलग अलग फसलें लगा लें तो कुल पैदावार बढ़कर 6 क्विंटल हो जाएगी। यानी जमीन वही, लेकिन पैदावार सीधे 300%। ये है फसल सघनता का असली कमाल। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है। एक ही जमीन से इतनी शानदार पैदावार लेने के लिए कुछ खास चीजों का होना बहुत जरूरी है। भरोसेमंद सिंचाई की व्यवस्था, उन्नत खाद, अच्छी पैदावार वाले हाई यील्डिंग बीज, खेती की आधुनिक मशीनें, असरदार कीटनाशक और सबसे अहम, बाजार में फसल का सही दाम। इन सब के सही तालमेल के बिना सघन खेती मुमकिन नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में प्रकृति का अपना एक अहम रोल है। बारिश का सिर्फ एक 75 सेंटीमीटर का पैमाना भारतीय खेती को 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट देता है। जहां साल भर में 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहां शुष्क या ड्राईलैंड फार्मिंग होती है, और जहां बारिश 75 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है उसे आर्द्र यानी वेटलैंड फार्मिंग कहते हैं। इसी के साथ हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, कृषि के 3 प्रकार। आइए देखते हैं कि हमारे देश में मुख्य रूप से खेती के कौन से 3 तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झूम खेती की। ये सदियों पुराना आदिम तरीका है, जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इसमें जंगल के एक छोटे हिस्से को साफ किया जाता है, उसे जलाकर उसकी राख से मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, और फिर खेती करने के बाद उस जमीन को प्राकृतिक रूप से ठीक होने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसे मणिपुर में पामलू और अंडमान में दीपा जैसे दिलचस्प स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। अब अगर हम आज की बात करें तो खेती के 2 और बड़े तरीके सामने आते हैं। एक तरफ है गहन जीविका कृषि, जहां जमीन कम है लेकिन परिवार का पेट पालने का दबाव बहुत ज्यादा, इसलिए छोटे से खेत में जी तोड़ मेहनत की जाती है। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग, जहां सारा फोकस मुनाफे पर होता है। इसमें भारी भरकम पूंजी, आधुनिक तकनीक और मीलों तक फैली जमीन पर सिर्फ एक ही नकदी फसल उगाई जाती है। अब जरा खेती के टाइम टेबल को समझते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है 3 फसली मौसम। भारतीय कृषि एक बहुत ही शानदार और चक्रीय लय में काम करती है। इस पूरे कृषि कैलेंडर को 3 मौसमों में बांटा गया है। पहली है खरीफ, जो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। इसे जून जुलाई में बोया जाता है और इसमें धान और कपास जैसी फसलें आती हैं। दूसरी है रबी, जिसकी बुवाई अक्टूबर दिसंबर की सर्दियों में होती है, जैसे गेहूं और चना। और तीसरी है जायद, जो गर्मियों की फसल है। चिलचिलाती गर्मी में मिलने वाले तरबूज और खीरे इसी जायद मौसम की देन है। अब ये सब जानकर मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि इतनी अलग अलग तरह की फसलें देश के इतने बड़े और विविध भौगोलिक परिदृश्य में आखिर उगती कहाँ हैं? तो चलिए अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर चलते हैं, प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक।
ये देश के अलग अलग राज्यों का एक फटाफट जियोग्राफिकल टूर होने वाला है। सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। अगर हम प्रति हेक्टेयर यानी एक सीमित जमीन में सबसे ज्यादा कुशलता से उत्पादन की बात करें तो पंजाब नंबर 1 है। लेकिन अगर हम कुल मात्रा या टोटल वॉल्यूम की बात करें तो अपने विशाल आकार के कारण उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक बन जाता है। और हाँ, गेहूं के इस बम्पर उत्पादन के पीछे उन महान हस्तियों का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की नींव रखी। वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को इसका जनक माना जाता है, जबकि भारत में ये गौरव MS स्वामीनाथन जी को हासिल है। इनके विजन ने ही भारत की खेती की तस्वीर बदल दी। गेहूं के बाद बात धान यानी चावल की। चावल को गर्मी और पानी दोनों बहुत पसंद है। इसे 21 से 27 डिग्री का तापमान और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की भारी बारिश चाहिए। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल इन परफेक्ट कंडीशन के साथ चावल उत्पादन में सबसे आगे है और भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। कुछ नकदी फसलों के नाम तो इतने दिलचस्प हैं कि उनकी अहमियत का अंदाजा नाम सुनकर ही लग जाता है। महाराष्ट्र की काली मिट्टी में उगने वाले कपास को उसकी भारी डिमांड के चलते उजला सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही पश्चिम बंगाल में उगने वाले जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये नाम हमें इनकी आर्थिक अहमियत कभी भूलने नहीं देते। इस क्विक स्नैपशॉट से बिल्कुल साफ हो जाता है कि हर राज्य का अपना एक अलग क्रॉप चैंपियन है। कर्नाटक की आबोहवा कॉफी के लिए बेहतरीन है, असम की ढलानें चाय के लिए बनी हैं, केरल में रबर शानदार होता है, तमिलनाडु के केले मशहूर हैं और राजस्थान के सूखे और गर्म मौसम में बाजरा बहुत बेहतरीन तरीके से पनपता है। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है, जिसे हम पल्सेस पैराडॉक्स कह सकते हैं। भारत दुनिया भर में प्रोटीन से भरपूर दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी हमें लगातार दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अजीब लगता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि दालों की हमारी घरेलू खपत इतनी विशाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद सप्लाई कम पड़ जाती है। और यही हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कैसे एक राष्ट्र दाल उत्पादन का वैश्विक दिग्गज हो सकता है, लेकिन फिर भी अपनी विशाल आबादी का पेट भरने के लिए उसे आयात पर निर्भर रहना पड़ता है? ये एक सवाल भारतीय कृषि की सबसे बड़ी चुनौती को हमारे सामने रख देता है कि कैसे हम अपने शानदार प्राकृतिक उत्पादन और एक विशाल बढ़ती आबादी की कभी ना खत्म होने वाली मांगों के बीच संतुलन बनाए रखें। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।